नमस्कार दोस्तों, आप सभी का विश्व भारती चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज फिर मीडिया ने जनता के साथ एक खेल खेला है, काफी सारी जानकारी छुपाई है। क्या है, कैसे है, किस तरह से है, हम आपको इसी वीडियो में बताने जा रहे हैं। आज के जो विषय है वो महाराष्ट्र के सम्माननीय मुख्यमंत्री उद्धव जी ठाकरे और उनको एनसीपी के प्रमुख शरद पवार मिलने गए थे। दोपहर के 12:30 बजे लगभग वहां पर वो पहुंचे थे और वो मीटिंग शुरुआत हुई उसकी। और उसके बाद उस मीटिंग का विषय को पूरा ब्लैकआउट कर दिया। ना ही उन्होंने शरद पवार से कोई सवाल किया बाहर आने के समय और ना ही कुछ, लेकिन उसकी पूरी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देने जा रहे हैं। कृपया इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखें ताकि आपको पूरा विषय और पूरी जानकारी समझ में आ सके, विषय समझ में आ सके, क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। लेकिन ये सब बताने के पहले आपको एक जबरदस्त खबर देना चाहते हैं, हम जानकारी देना चाहते हैं कि मीडिया ने जो शुरू कर दिया वो कर दिया कि जो छगन भुजबल जो सार्वजनिक बांधकाम मंत्री हुआ करते थे, अभी भी वो इस सरकार में मंत्री हैं, उन्हें सेशन कोर्ट ने महाराष्ट्र सदन केस में डिस्चार्ज कर दिया। अब ये जो डिस्चार्ज कर दिया, ये आपको बता दे कि ये जो केस है ये कई साल पहले हुआ था। तब एक अंजलि दमानिया नाम के एक समाज सेविका है, उन्होंने हाईकोर्ट से ऑर्डर लेके इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर करवाया था और उसमें एसआईटी की इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर हुआ था, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बिठाई गई थी और उन्होंने एक चार्जशीट फाइल किया था लगभग 2016 में, जबकि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में यानी देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी शिवसेना की सरकार थी। अब अंजलि दमानिया से रिएक्शन लिया गया और छगन भुजबल से भी रिएक्शन लिया गया। राष्ट्रवादी यानी एनसीपी के हैं ये छगन भुजबल। तो इन्होंने तो बताया कि मुझे तो न्याय मिल गया, मेरे खिलाफ कुछ था नहीं, वो जो विकास अखेनी डेवलपर था उसे 1 स्क्वायर फुट एक फुट जमीन या 1 फुट का एफएसआई नहीं मिला और किसी को कुछ पैसे दिए नहीं गए, कुछ लेन देन हुआ नहीं है और मेरे ऊपर तो खाली पीली के झूठे आरोप लगाए गए थे। खैर, अंजलि दमानिया ने उसमें जो रिएक्शन दिया तो उन्होंने कहा कि ये जो हुआ है ये गलत हुआ है और इसे मैं हाईकोर्ट में चैलेंज करने वाली हूं। और उन्होंने कहा कि ये राजनीति जो है वो बड़ी गलत है, यानी बहुत गंदा क्षेत्र है, बहुत गलत ये है क्षेत्र और उसमें सही काम होता नहीं है, क्योंकि जब 2016 में चार्जशीट फाइल किया गया तो उस विषय का ट्रायल तुरंत क्यों नहीं शुरू किया गया। उसमें जरूर कुछ गड़बड़ हुई है, क्योंकि नेता तो तुरंत कह देते कि हमें चार्जशीट कबूल नहीं है और वो उसे चैलेंज कर देते हैं। और उसी तरह से ये छगन भुजबल ने उसे चैलेंज किया और न्यायालय से वो डिस्चार्ज होकर के आ गए। ऐसी कुछ सूत्रों से जानकारी मिल रही कि इनके साथ कुछ और लोग थे, उसमें से और भी कोई शायद डिस्चार्ज हुए हैं ऐसा लगता है। लेकिन इसी दौरान फिर तुरंत किरीट सोमैया जो कि भारतीय जनता पार्टी के महाराष्ट्र के वरिष्ठ नेता है, वो देवेंद्र फडणवीस से भी सीनियर है, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस लिया। उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने जो जानकारी दी वो बड़ी जबरदस्त जानकारी दी कि ये जो बजरंग खरमाटे अनिल देशमुख केस में उनकी वो पूरी जानकारी ले चुके हैं कि उनकी कौन सी बेनामी संपत्ति पुणे में है। वो पुणे में अभी दौरा चालू है किरीट सोमैया का और ये किरीट सोमैया वहीं से प्रेस कॉन्फ्रेंस ले रहे थे। तो इसी दौरान मीडिया ने पूरा विषय जो है मुख्यमंत्री और शरद पवार की मीटिंग का वो पूरा ब्लैकआउट कर दिया और उनके बाहर आने के समय न उन्होंने कुछ पूछा है और न उसकी कोई जानकारी दी है। अब इस चीज को लगभग 3.5 घंटे बीत चुके हैं और इस विषय में शायद वो आगे कुछ बताएंगे नहीं बताएंगे, पता नहीं। ये पूरी लुटेंस पेड मीडिया है, ऐसे साधारण से जो पॉलिटिकल एनालिस्ट है वो बता रहे हैं। और ये जो किरीट सोमैया है उन्होंने और भी कुछ खुलासे किए। उन्होंने किए कि ये जो भावना गवली है जो सांसद है शिवसेना से, अभी इन्हें शरद पवार क्यों बचाना चाहते हैं। ये तो 20-20, 25-25 करोड़ रुपए कैश में विड्रॉल किया करती थी और इन्होंने जो आरोप किया है कि इनके ऑफिस से कुछ करोड़ रुपए की कुछ 8 या 10 करोड़ या जो भी कुछ चोरी हुई है वो रविवार के दिन हुई है और ये उस समय वहां पर थी और इनके होते हुए और इन्होंने इतना कैश रखा कैसे, जबकि 2 लाख से ज्यादा आप कैश घर में या अपने साथ में रख नहीं सकते और वो भी आपको आपके इनकम टैक्स रिटर्न्स में दिखाना पड़ता है कैश इन हैंड करके। तो अगर ईडी कार्रवाई कर रही है तो क्या गलत कर रही है। शरद पवार ये भावना गवली को क्यों बचाना चाहते हैं। उनके कुछ संस्थाओं के उन्होंने जानकारी दी और सबसे महत्वपूर्ण जानकारी उन्होंने दी है वो तो महाराष्ट्र की जमीन को हिला देने वाली है कि जयरेडेश्वर कारखाना जो कि ये पवार फैमिली यानी ये जो
महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री बताते हैं, क्या नाम है उनका, अजीत पवार। तो उन्होंने ये प्रॉपर्टी बहुत ही कम कीमत में कुछ अक्वायर की, कुछ लाख रुपए में, और उसके बाद उसकी कीमत अचानक करोड़ों करोड़ हो गई, क्योंकि वहां से एक स्टेट हाईवे जाने वाला था, वहां से वो जमीन वो अथॉरिटी ने अक्वायर की और उन्हें करोड़ों करोड़ रुपए वो मिले, और बिना किसी सिक्योरिटी के इन्होंने महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव बैंक से कोई बहुत बड़ा लोन जो है वो दिया हुआ था, और वो पूरा जो घोटाला है उसकी पूरी जानकारी उन्होंने किरीट सोमैया ने दे दी है अपने इसी प्रेस ब्रीफिंग में, उनके जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में। तो ये सब चीजें हमारे इस विषय से संबंधित है, क्यों है, कैसे है, ये भी हम आपको बता रहे हैं, क्योंकि ये जो पूरा जो नाटक और जो पूरा ड्रामा किया जाता है, ये ड्रामा किस तरह का चल रहा है, क्या चल रहा है, ऊंट किस मोड़ बैठेगा, उसका आपको भी अंदाजा आना बहुत जरूरी है। तो हम अपने जो मेन विषय है उसकी पूरी शुरुआत करते हैं। ये सब चीजें कनेक्टेड थी, इसके लिए हमने आपको ये सब जानकारी दी। विषय है अभी का कि ये जो शरद पवार की जो स्ट्रेटेजी होती है, और अभी ये जो अनिल देशमुख का जो केस चल रहा है, वसूली घोटाला, ईडी के जो लुकआउट नोटिस इशू हो चुका है, उस विषय में है। तो आप समझिए कि अगर आप देखेंगे कि ये राष्ट्रवादी का या ये शरद पवार का किस तरह से काम रहा है, तो ये समझना सब कुछ जरूरी है, ताकि ये जो क्या चल रहा है अनिल देशमुख का, उसमें क्या चल रहा है, क्या नहीं, क्या होने की संभावना है, आपको अंदाजा आने के लिए ये पूरा सुनना और समझना जरूरी है। इस वीडियो को कृपया आप अंत तक जरूर देखिए। देखिए कैसे है कि जिस प्रकार की जानकारी आ रही है, ये जो आज की बैठक थी मुख्यमंत्री और शरद पवार के बीच में, इसमें क्या क्या डिस्कस होने जा रहा था और क्या क्या डिस्कस हुआ होगा, यानी इसकी हमें पूर्व सूचना थोड़ी सी आई थी, और काफी सारे सूत्रों से जानकारी हमें अभी भी मिल रही है, प्राप्त हो रही है कि ये जो महाराष्ट्र में बाढ़ आई, वो जिलों में क्या परिस्थिति है, क्या नहीं, वहां क्या मदद करनी चाहिए उन लोगों की जो पीड़ित हैं बाढ़ से, उस विषय में एक तो चर्चा होना लाजमी है ऑफिशियली। तो वो एक तो चर्चा जरूर विषय लिया गया होगा, या जो सूत्रों से जानकारी मिल रही वो लिया गया है, और ये बताया भी जाएगा। अब वो हो सकता है नाम मात्र के लिया गया हो या जो भी हो, वो तो जानकारी आएगी उस विषय में। खैर, दूसरा इसके अंदर सबसे बड़ा विषय यही है जो हमने अभी आपको बताया कि छगन भुजबल जो ये महाराष्ट्र सदन केस में डिस्चार्ज हो चुके हैं, यानी उनकी जो 1-2 साल वो अंदर रह करके आए, उसके बाद अभी उनका इस चीज से कोई लेना देना नहीं है। उनका कोर्ट में कुछ आर्गुमेंट इस प्रकार का था कि ये जो चार्जशीट आरोप पत्र जो दाखिल हुआ है, उसमें हमारे खिलाफ कुछ नहीं बनता, कुछ है ही नहीं, तो हमें इसमें केस में से डिस्चार्ज कर दिया जाए, छोड़ दिया जाए, जो कि ऑर्डर अब आ चुका, उस विषय में न्यायालय ने आदेश दे चुका। और आपको बता दें कि एक और पूरा महत्वपूर्ण विषय यह है कि 12 जो विधायक हैं जो कि राज्यपाल ने नॉमिनेट करने थे, वो अब तक नहीं किए गए, लगभग 1 साल पूरे होने आ रहा है। तो उस विषय में जरूर चर्चा होगी। और इसी के संबंधित एक और विषय है कि 12 विधायक भारतीय जनता पार्टी के विधानसभा के पिछले सत्र में सस्पेंड किए गए थे। हो सकता है कि ये 12 के अगेंस्ट में 12 का हिसाब किया जाए या क्या, क्योंकि राज्यपाल से अभी मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री मिलने गए थे, और भी वो जो कांग्रेस के प्रदेश एक सीनियर लीडर हैं वो भी मिलने गए थे, वो भी मंत्री हैं किसी सरकार में। तो वहां क्या विषय हुआ, चर्चा हुई नहीं हुई, क्या हुआ, ये सब की चर्चा शरद पवार के साथ और मुख्यमंत्री की होना ये लाजमी है, और ये होनी भी चाहिए राजनीतिक तौर पर। इसके व्यतिरिक्त, इसके सिवा और जो जानकारी आ रही है वो आपको बता दें कि आने वाले साल में, यानी अभी से 8 से 10 महीनों के अंदर, बहुत ज्यादा तो 8 महीने या 10 महीनों के अंदर, एक महाराष्ट्र में कुछ लगभग 7 या 8 बड़े बड़े नगर पालिका, महानगर पालिका के चुनाव होने जा रहे हैं, जिसमें कि ये समझ लीजिए कि जितना क्षेत्र ये नगर पालिका, महानगर पालिका कवर कर रहे हैं, वो लगभग 100 विधानसभा सीटों जितना क्षेत्र है, यानी ये एक मिनी विधानसभा चुनाव के प्रकार की, के तरीके की ये चुनाव होने जा रहे हैं। तो इसमें माफ कीजिए, बहुत ही ज्यादा घमासान होने जा रहा है, क्योंकि इसमें शिवसेना और एनसीपी शायद एक तरफ रहेंगे, कांग्रेस उनके साथ रहे नहीं रहे वो एक विषय अलग है, लेकिन ये सब बहुत जरूरी है समझना। और फिर इन आने वाले चुनावों से पहले काफी सारा ड्रामा होने की संभावना है,
और ये इस चीज का इतिहास गवाह है। कैसे और क्या, यही अभी हम आपको समझाने जा रहे हैं। देखिए, आने वाले समय में जो कुछ होने जा रहा है उसका अंदाजा आपको अभी होना बहुत जरूरी है, ताकि आप सतर्क रहे। आपको पहला फुसला करके, यानी इस तरह का कोई वातावरण बना करके और मतदाताओं को कहीं मिसगाइड कर दिया जाए या दिशा भूल कर दिया जाए, ये नहीं होना चाहिए। तो ये जानकारी हम आपको अभी दे रहे हैं। देखिए, अगर आप इतिहास में देखेंगे, यानी पिछले कुछ सालों में, तो जब भी महाराष्ट्र विधानसभा के चुनाव हुए थे, उस समय एक अफवाह उड़ाई गई थी। ये बात हम आपको बता रहे हैं सितंबर 2019 की। वो अफवाह कुछ इस प्रकार की उड़ाई गई कि शरद पवार का नाम 25,000 करोड़ के महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव घोटाले में नाम आया है, और उन्हें कोई पत्र भेजा गया ईडी द्वारा कि आपकी हमें जब भी जरूरत होगी इस केस के इन्वेस्टिगेशन के लिए, हम आपको समन भेजेंगे, आप जरूर हमारे पास हाजिर हो जाइएगा उस समय। तो शरद पवार ने इस विषय में कुछ 2 दिन पूरा मीडिया और जनता का अटेंशन अपने ऊपर खींच के रखा, पूरा लाइमलाइट में रहे। और तीसरे दिन उन्हें फिर महाराष्ट्र के तत्कालीन जो पुलिस आयुक्त थे, पुलिस कमिश्नर संजय बर्वे, वो उनसे मिलने गए। और उसके बाद शरद पवार की तरफ से ये बयान आया कि मैंने वहां जाना पोस्टपोन कर दिया या कैंसिल कर दिया, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर की परिस्थिति बिगड़ जाएगी, हमारे सभी कार्यकर्ता वहां ईडी ऑफिस के बाहर हैं और पूरे महाराष्ट्र में हंगामा हो जाएगा, इस वजह से मेरा वहां जाना कैंसिल है या पोस्टपोन है। इस तरह का उन्होंने कुछ बयान दिया था। यानी पूरे महाराष्ट्र के जो मतदाता हैं, मतदार हैं, उनका पूरा अटेंशन उन्होंने ये 2-3 दिन तमाशा करके, ये ड्रामा करके पूरा खींच के रखा था। इसके बाद उन्हें दूसरा एक मौका आया बड़ा, और इसका आपको हम जानकारी भी देते हैं कि 2014 में इनकी 41 सीटें आई थी, जबकि 2019 में इनकी 49 यानी 49, यानी 2014 में 41 और 2019 में 49 सीटें आई। हालांकि 2014 में ये कांग्रेस से अलग होकर लड़े थे, और इस बार 2019 में ये दोनों साथ में मिलकर के लड़े हैं, लेकिन इनके 8 सीट का जो इजाफा हुआ, और कांग्रेस के भी फायदा इसके हुआ। क्यों? क्योंकि इन्होंने जो उस समय ड्रामा किया, वो भी आपको हम तारीख बताते हैं, जो भी हमने आपको बताया कि ये किस तरह से इन्होंने जो पूरा ड्रामा किया था 3 दिन का, और जिस दिन उन्होंने कैंसिल किया वो दिन था शुक्रवार का दिन था, 27 सितंबर 2019 की हम बात बता रहे हैं। आप उसका रिकॉर्ड चेक कर सकते हैं, अगर आप इंटरनेट पे जाएं तो शायद आपको उसकी पूरी जानकारी मिल जाएगी कि हम जो आपको जानकारी दे रहे हैं वो सही है कि गलत है। दूसरा, एक प्रचार के दौरान, उसी समय महाराष्ट्र के 2019 के प्रचार के दौरान, शनिवार का दिन था 19 अक्टूबर, और उस समय सातारा में कोई प्रचार की रैली में शरद पवार भाषण दे रहे थे, और उस समय बहुत जोर से, यानी आकस्मिक, उस समय अक्टूबर में बरसात होने का, बारिश होने का तो कोई सवाल नहीं होता, उस समय जोर से बारिश पड़ी वहां पर, और शरद पवार ने वहां छतरी लेने से इनकार कर दिया। उसी तरह भीगते भीगते उन्होंने अपना भाषण दिया, जो कि क्लिप्स वायरल हो गए, और उन्होंने एक सिंपैथी वेव अपने बारे में क्रिएट कर दिया महाराष्ट्र के अंदर, और खासकर उस पूरे क्षेत्र के अंदर, और जिस वजह से उनके जो वोटिंग पैटर्न है उनके फेवर में वो काफी सारा बढ़ गया। यानी उन्होंने अपने लिए एक सहानुभूति बना दी, लोगों के मन में बनाने की पूरी कोशिश की, उसमें से कुछ हद तक वो कामयाब भी हुए। अब ये जो पूरा जो प्लानिंग जो भी हो गया, एक तो उनका प्लान लगता है कि जो सितंबर में हुआ वो ईडी के कार्यालय जाने का ड्रामा, या फिर ये जो उन्हें आकस्मिक चांस मिल गया, इसका भी उन्होंने पूरा कैपिटलाइज कर लिया। इसी वजह से शायद अंजलि दमानिया ये कह रही थी अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि राजनीति जो है ये बहुत गलिच्छ प्रकार का, गलत गलिच्छ तरीके का काम है, क्योंकि उन्होंने एक और आरोप किया था वो देवेंद्र फडणवीस पर कि शिवसेना के जो विधायक है या मंत्री थे वो अपने त्याग पत्र अपने जेब में लेके घूमते थे, ऐसा उनके कई बार बयान आते थे। तो हो सकता है कि एनसीपी की, यानी शरद पवार की, उन्हें कोई जरूरत पड़ जाए, कभी भी पड़ सकती है, शिवसेना ने अगर सपोर्ट पीछे ले लिया, तो इस वजह से उन्होंने इस विषय में न्यायालय में कोई भी फॉलोअप नहीं करवाया महाराष्ट्र सदन के विषय में। नहीं तो छगन भुजबल को तकलीफ होती, और आगे अगर जरूरत पड़ती तो एनसीपी से इन्हें समर्थन, देवेंद्र फडणवीस को समर्थन नहीं मिलता।
और इनकी सरकार गिर जाती अगर शिवसेना विड्रॉ करती, तो एनसीपी से समर्थन नहीं मिल पाता। तो इस तरह का आरोप उन्होंने देवेंद्र फडणवीस पर भी लगाया है। तो ये जो पूरा खेल शरद पवार ने तभी भी किया है, अभी भी कर रहे हैं, इसका नतीजा या इसका इफेक्ट और इम्पैक्ट क्या होगा, क्या नहीं होगा, ये आपकी राय में आप जरूर नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइए। और इस तरह का जो संवेदना हासिल करना या इस तरह की सिंपैथी हासिल करना, ये राजनीति में अगर मौका मिले तो कोई नेता शायद छोड़े नहीं। शरद पवार तो उसमें बहुत माहिर हैं, बहुत बुजुर्ग भी हैं, बहुत सारे उन्हें तजुर्बे भी हैं। ये चीज और है कि हम उनसे पहली बार जब मिले थे वो 1993 में जब वो रक्षा मंत्री थे, तो उन्हें रक्षा भवन में उनके ऑफिस में जाकर के हम मिले थे नई दिल्ली में, जब कर्फ्यू था और शूट एट साइट का ऑर्डर थे। उस समय भी हम दिल्ली पहुंच पाए थे मुंबई से, और ऐसे हालात में उनके साथ बैठ करके अच्छी खासी हमारी चर्चा हुई थी और उनके साथ बैठ करके चाय पी करके हमने काफी सारी चर्चा की थी, जिसमें हमें कुछ जो है बातें समझ में आई जो उनके साथ हमने डिस्कस की। और उस पूरे चर्चा के दौरान हमें उन्हें कुछ हिंट भी दी थी, लेकिन उसके बाद वो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री सच में बनाए गए, जो वो तब कबूल नहीं कर रहे थे मानने के लिए कि उन्हें वहां भेजा जा सकता है। ऐसे परिस्थिति उनके सामने ऐसी लाई जाएगी, उनको अंदाजा दे दिया था, अंदेशा दे दिया था। उसके बावजूद उन्हें यही कहा गया कि अब कोई चारा नहीं है, कोई पर्याय नहीं है, कोई और ऑप्शन नहीं है, आपको जाना ही होगा। वो 6 मार्च 1993 को उन्होंने शपथ ली थी यहां पर महाराष्ट्र में जाकर के। खैर, ये सबके चलते जब उन्होंने देखा कि सोनिया गांधी अब अध्यक्ष बन गई हैं कांग्रेस की, 98 या 99 की हम आपको बात बता रहे हैं, तो उन्होंने अपनी खुद की पार्टी स्थापन कर दी, राष्ट्रवादी यानी नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी। और उसके बाद अभी तक वो पार्टी चल रही है, लगभग 22 साल हो चुके हैं उस पार्टी को। तो इस तरह की राजनीति जो चल रही है, इसमें जो सिंपैथी हासिल करना ये नेताओं के लिए बहुत आसान काम है। और इस तरह की जो भी उन्हें मौका मिलता है वो छोड़ते नहीं है। इसके लिए मतदाताओं को ये जरूरत है कि वो सतर्क रहें, जागृत रहें और इस तरह के इनके कोई भी खेल या बुलावे में ना आकर के सही क्या है गलत क्या है इसकी पूरी जानकारी लेकर के और फिर अपने जो मत है वो मतपेटी में डालें या ईवीएम में अपना वोट करें। ये हमारी आप सभी से निवेदन है। ये हमारा आप सभी लोग ये इस वीडियो का अगर आपको कंटेंट अच्छा लगा तो जरूर आपके सभी मित्र, परिवार, दोस्त, कलीग से सभी के साथ शेयर करें, रिश्तेदारों के साथ शेयर करें और आपकी राय हमें जरूर नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके बताएं, ताकि हम आपके लिए और सही सही जानकारी उपलब्ध करवा सके हमारे इस YouTube चैनल के माध्यम से। और अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को, विश्व भारती चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया हमारे इस चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, तुरंत सब्सक्राइब करें और उसके बाजू में जो बेल आइकन का स्विच है उस पर ऑल, उसे ओपन करके वहां क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशंस को ऑन कर दीजिए, ताकि आप सबको हमारे वीडियोस की तुरंत जानकारी की नोटिफिकेशन, वीडियोस की नोटिफिकेशन तुरंत प्राप्त हो सके और आप सही सही जानकारी तुरंत ले सके। आपके सुझाव जरूर नीचे कमेंट बॉक्स में लिखें। आपने इस वीडियो को पूरा अंत तक देखा, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। जय हिंद।